हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट JRF एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, ये क्यों कराई जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे, और हम इसके फ्यूचर स्कोप के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। मगर डियर स्टूडेंट, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम ऑलरेडी CSIR के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि CSIR क्या है, CSIR की कितनी लैब है इंडिया के अंदर, CSIR जो है वो क्या काम करती है, और CSIR का क्या फ्यूचर है। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए और हमारी उस वीडियो को देखिए। और ये स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और यदि आप CSIR नेट JRF एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं तो उससे जुड़ी जानकारी भी आप लोगों को समय समय पर मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करेंगे कि CSIR नेट JRF क्या होती है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट JRF के सिलेबस के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे इसके पर्पस के बारे में कि हम CSIR नेट JRF जो है ये क्यों कंडक्ट कराई जाती है या फिर इसका क्या उद्देश्य होता है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर स्कोप क्या है CSIR नेट JRF का। सो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि CSIR नेट JRF क्या है। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम अपनी पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने CSIR के बारे में बात की थी, तो उसी के साथ यहाँ पर देखिए जो CSIR है वो क्या है। तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। डियर स्टूडेंट, CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके अंदर हम CSIR जो नेट JRF होता है, जिसमें नेट का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि यदि आपका नेट क्वालिफाई है तो आप उसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और यदि आपका JRF क्वालिफाई है तो आप उसके थ्रू PhD कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं CSIR नेट JRF जो है वो किस पर्पस के लिए होती है, मतलब CSIR नेट JRF का क्या अर्थ होता है या हम इसकी प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या रीज़न है कि हम CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन करें। सो डियर स्टूडेंट, इसका जो पर्पस है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग जो है वो PhD करना चाहते हैं लाइफ साइंस की फील्ड में या किसी भी अदर फील्ड में आप PhD करना चाहते हैं, जैसे कि आप केमिकल साइंस हो गया या फिर मैथमेटिक्स हो गया या फिर लाइफ साइंस हो गया या फिर किसी और अदर सब्जेक्ट में आप PhD करना चाहते हैं, तो आप CSIR एक अच्छी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। देन उसके साथ ही साथ अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर आपको यदि कोई गवर्नमेंट जॉब करनी हो तो आप CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो भी आप CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं CSIR नेट JRF के सिलेबस के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, CSIR नेट JRF के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। सो डियर स्टूडेंट, यदि आप लोगों का BSc कंप्लीट हो चुका है और यदि आप अभी MSc करना चाहते हैं या MSc कर रहे हैं, या आप अभी अपने MSc के फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम या फोर्थ सेम, या फिर आपका MSc डन हो चुका है, तो भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका MSc कंप्लीट होना कंपलसरी है। नहीं, अगर आप MSc में फर्स्ट सेम में भी हो तो भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं इसके सिलेबस के बारे में कि CSIR नेट JRF का सिलेबस कैसा होता है या फिर क्या हमको इसके अंदर स्टडी करना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि CSIR नेट और JRF दोनों का ही सिलेबस जो है वो सेम होता है। दोनों के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो नेट होता है वो डिपेंड करता है CSIR के कट ऑफ के ऊपर। अगर CSIR का कट ऑफ जो है वो नेट का अलग होता है और JRF का अलग होता है। अगर आप नेट के कट ऑफ को पार करते हैं तो आप नेट क्वालिफाई होते हैं, और यदि आप JRF के कट ऑफ को पार करते हैं तो आप JRF क्वालिफाई होते हैं। बट डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप CSIR नेट और JRF अगर आप दोनों के लिए कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जब भी आप फॉर्म फिल करें तब आप वहाँ पर नेट और JRF के लिए ही आवेदन दें। अगर आप ओनली नेट के लिए करना चाहते हैं या आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है, देन आप वहाँ पर नेट के लिए चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप JRF के लिए फॉर्म फिल करें। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कुछ सिलेबस के बारे में, जो हम CSIR नेट JRF लाइफ साइंस का जो सिलेबस होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सो डियर स्टूडेंट, जो CSIR नेट JRF लाइफ साइंस का जो सिलेबस है उसके अंदर हमको बायोकेमिस्ट्री देखने को मिलती है, सेल बायोलॉजी देखने को मिलती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखने को मिलती है,
सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन देखने को मिलती है। एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो होती है उसको हमको स्टडी करनी रहती है। जेनेटिक्स को हम स्टडी करते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं, हम यहाँ पर इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, हम इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, हम अप्लाइड बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, और यहाँ पर हम मेथड इन बायोलॉजी को भी स्टडी करते हैं। सो कुल यहाँ पर हमारे पास जो है CSIR नेट JRF लाइफ साइंस की 13 यूनिट होती है जिनको हमको स्टडी करना होता है। और इसी के साथ साथ इसमें जनरल एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमको स्टडी करने पड़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जो बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, एनिमल फिजियोलॉजी है, और प्लांट फिजियोलॉजी है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, अप्लाइड बायोलॉजी है, मेथड इन बायोलॉजी है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जो बायोकेमिस्ट्री है इसके अंदर हम बायोमोलिक्यूल की स्टडी करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम एंड लिपिड। इनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं कि ये जो है किस तरह से बनते हैं, इनका क्या रोल होता है, इनके फंक्शन क्या है, ये किस चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, और ये जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। इन सब की स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। एंड उसके बाद हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, सेल की खोज किसने की थी, सेल की थ्योरी किसने दी थी, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्गी बॉडी क्या होती है, DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, सेल साइकिल क्या होती है, सेल का डिवीजन कैसे होता है, सेल की डेथ कैसे होती है, और नई सेल कैसे बनती है। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। अब स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम DNA, RNA और प्रोटीन की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम सेंट्रल डोग्मा को स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन किस तरह से कैरेक्टर के फॉर्म में हमको शो होता है। ये सारी चीज़ें हम सेंट्रल डोग्मा के अंदर स्टडी करते हैं। एंड उसी के साथ साथ हम इसके अंदर DNA रिपेयर सिस्टम को स्टडी करते हैं, म्यूटेशन को पढ़ते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन को स्टडी करते हैं, RNA स्प्लाइसिंग को स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। अब स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट, सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि सेल किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करती है, किस तरह से किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करती है, किस तरह से सेल जो है वो किसी भी अदर सेल के प्रति रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि एक सेल जो है वो डेंजरस सेल कैसे बन जाती है, जैसे कि कैंसर सेल होती है। एंड उसी के साथ साथ हम इसके अंदर इम्यूनिटी को भी स्टडी करते हैं, और उसी के साथ साथ हम इसमें वैक्सीन को स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम हमारे प्रोटेक्शन सिस्टम को भी देखते हैं, और उसी के साथ साथ हम इसमें देखते हैं कि जो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि इनएक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। इन सबको हम स्टडी करते हैं सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन के अंदर। एंड उसके बाद फिर हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से एक सिंगल जायगोट से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, और उस एडल्ट की किस तरह से डेथ होती है। तो इसको हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम एनिमल और प्लांट दोनों का ही डेवलपमेंट देखते हैं कि कैसे उसकी शुरुआत होती है, और शुरुआत होने के साथ साथ वो किस तरह से बड़ा होता है, किस तरह से उसमें ग्रोथ होती है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, एंड देन किस प्रकार से वो एडल्ट बनता है और किस प्रकार से उसकी डेथ होती है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। एंड उसके बाद हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है, और जेनेटिक्स में हम मेंडल्स के लॉ को स्टडी करते हैं। उसके बाद हम इसमें यह देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, और क्रोमोसोम नंबर में अगर कोई चेंजेस आता है तो उससे कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं, और जेनेटिक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों को हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एंड ये स्टूडेंट, उसके साथ साथ हम एनिमल फिजियोलॉजी को भी स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि एनिमल का जो फिजियोलॉजिकल वो किस तरह से बना होता है, उसका इंटरनल पार्ट कैसा होता है, उसका एक्सटर्नल पार्ट कैसा होता है। एंड उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देखते हैं, हार्ट को देखते हैं। एंड उसके साथ साथ हम उसके अंदर उसकी ब्लड सेल्स को स्टडी करते हैं। एंड हम उसके अंदर जो है डाइजेशन सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। अब स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर प्लांट की फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक जो प्लांट होता है वो किस तरह से एक्टिविटी करता है, जैसे कि उसके अंदर कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और प्लांट के अंदर हार्मोन्स कैसे पाए जाते हैं, उन हार्मोन्स का क्या रोल होता है, और वो हार्मोन्स जो है वो क्या मदद करते हैं। और उसी के साथ साथ हम यह देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हम ये देखते हैं कि C3 साइकिल क्या है, C4 साइकिल क्या है, जेंथोफिल क्या होते हैं, क्लोरोफिल क्या होते हैं, पिगमेंट क्या होते हैं। एंड इसके साथ साथ हम इसमें लाइट रिएक्शन देखते हैं, डार्क रिएक्शन देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। देन इसके बाद हम स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की, जिसके अंदर हम एनिमल, प्लांट, प्रोटेस्टा, फंगी, एनीमिया, 5 किंगडम को हम इसके अंदर देखते हैं। एंड उसी के साथ साथ हम अरेंजमेंट देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के अंदर। एंड उसके बाद हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट से घिरे हुए रहते हैं, किस तरह से हम इनसे कनेक्टेड है, या इसमें बायोटिक फैक्टर क्या है, अबायोटिक फैक्टर क्या है, और ये किस तरह से डिवाइडेड है। इसमें हम ये देखते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, वेदर कंडीशन क्या होती है, और इसमें हम ये देखते हैं कि फूड चेन क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो ये सब हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर।
एंड उसके बाद हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिन हुआ है हमारी लाइफ का, और हमारी जो लाइफ है वो किस तरह से डेवलप हुई है। पहले के समय में लोगों का क्या मानना था, अब के समय में लोगों का क्या मानना है, और ये किस तरह से चेंजेस हुआ, और क्या क्या लोगों ने अपने जो है वो कंट्रीब्यूशन दिए लाइफ को ओरिजिन में। और इसी के साथ साथ इसमें हम ये देखते हैं कि लाइफ जो है उसमें हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इवोल्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं। अब उसी के साथ साथ हम अप्लाइड बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो ब्रीडिंग क्या होती है, और उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, एनिमल टिश्यू कल्चर क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, एंड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और जीन ट्रांसफर हम कैसे करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन वगैरह क्या होते हैं, ये सब हम अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। एंड देन अब उसके बाद हम स्टडी करते हैं मेथड इन बायोलॉजी। मेथड इन बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं उन टेक्निक्स के बारे में जो हम CSIR के लैब में यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं, उसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस देखते हैं, माइक्रोस्कोप को स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को देखते हैं, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को देखते हैं, और उसमें हम अलाइसा को देखते हैं, फिश को देखते हैं, एलिस्पोर्ट को स्टडी करते हैं, और सदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग एंड PCR टेक्निक को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। एंड इसी के साथ साथ इसके अंदर हम बायोस्टिक्स को भी स्टडी करते हैं। तो ये थी हमारी सिलेबस के बारे में कि हम CSIR नेट JRF लाइफ साइंस के सिलेबस में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। अब डियर स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हम CSIR नेट JRF इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और हम इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर जाते हैं, और उसी के साथ साथ हमारा PhD वर्क भी स्टार्ट हो जाता है, या फिर हम यहाँ से प्रोफेसर भी बनने की शुरुआत कर देते हैं, या कोई अदर हमारा इंटरेस्ट हो तो वो भी हम CSIR में जाकर पूरा कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ हमको CSIR से ये सब क्या प्राप्त होता है कि हम इस एग्ज़ाम को टारगेट करें, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर क्या है CSIR का, ठीक है। सो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि हम इसमें प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बन सकते हैं। ये एक नेशनल लेवल की इंट्रेंस एग्ज़ाम है जो UGC के अंडर में कंडक्ट कराई जाती है। तो इसके में हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी। आपका CSIR नेट जो है वो क्वालिफाई है, और उसमें आपको एक इंटरव्यू देना रहता है, एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आप जैसे कि PhD कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किसी भी अच्छे कॉलेज से, या फिर अगर आपको कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में भी यदि आपको PhD करना हो तो कहीं कहीं पर इसकी कुछ मान्यताएं होती है। एंड उसी के साथ साथ इसमें आप जो है वो साइंटिस्ट लोगों के साथ में वर्क कर सकते हैं, जो CSIR के लैब में सालों से एक्सपीरियंस्ड जो साइंटिस्ट होते हैं उनके साथ आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है, उसमें आप अच्छे से अपना नॉलेज जो है वो एक्वायर्ड कर सकते हैं, और उसी में आप अपना कुछ एक काम कर सकते हैं, या किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप हायर स्टडी कर सकते हैं। यदि आपने CSIR से अपना PhD किया है तो आप इसमें हायर स्टडी के साथ साथ आप इसमें पोस्ट डॉक्टरल डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये है फ्यूचर ऑफ CSIR नेट JRF, और यही रहा था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि CSIR नेट JRF क्या है, CSIR नेट JRF का सिलेबस कैसा होता है, और CSIR नेट JRF की एलिजिबिलिटी क्या है, और इसका क्या पर्पस होता है, हम इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और CSIR जो नेट JRF है वो हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और डियर स्टूडेंट, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों का CSIR नेट JRF क्वालिफाई हो जाता है तो आपको CSIR की तरफ से 37,000 फंड भी एवरी मंथ आपको प्रोवाइड किया जाता है, प्लस आपको रहने के लिए एक रूम भी प्रोवाइड किया जाता है बाय द CSIR। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि CSIR नेट JRF क्या होता है। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि इससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और यदि आप CSIR नेट JRF को टारगेट करने वाले हैं 2024, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।